पांडे जी बोल रहे थे, वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। पांडे जी, ये एनसीआरबी के ही डाटा है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, आप एक बार, आप मेरे जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, अब इस बार उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, 2024 के जो आंकड़े हैं 16 और 24 के बीच है मेरे पास, 22 के भी हैं, 23 के भी हैं, 24 के भी हैं, और सभी आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं 24 से अगर तुलना करूं तो डकैती के मामले में 36.47% की कमी आई है, लूट के मामले में 78.17% की कमी आई है, हत्या के मामले में 43.21% की कमी आई है, बलवा के मामले में 67.42% की कमी आई है, गृह वेदन में 4.31% की कमी आई है, और फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 70% की कमी इस मामले में आई है। ये अपराध की स्थिति 2016 से 2024 में अगर तुलना करेंगे तो ये आंकड़े सामने आते हैं। महिला संबंधी अपराध के मामलों में अगर आप देखेंगे, दहेज मृत्यु दर में आप देखेंगे 17.43% की, बलात्कार के मामले में 25.30% की, सील भंग में 16.56% की, अपहरण के मामले में 0.17% की कमी यहां पर आई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर अगर हम महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के मामले में इसको आगे बढ़ाएंगे, नेशनल उसमें अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो नेशनल उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह महिलाओं के प्रतिकूल अपराध में 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जहां अन्य राज्यों में क्राइम ज्यादा हुए हैं, उन राज्यों में तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी उत्तर प्रदेश से आगे रहे हैं, जहां पर इस प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़े थे। उस समय के आंकड़ों के अनुसार मैं यहाँ पे ये आंकड़े यहाँ पर हैं। ऐसे ही बलात्कार के मामले में अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर आप देखेंगे इस दौरान अगर आप उधर उस ओर देखेंगे तो इस दौरान छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध घटित हुए थे, और उन अपराधों की उसको देखेंगे उत्तर प्रदेश का इसमें 24वां स्थान है। 24वां का मतलब 23 राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा ये अपराध घटित हुए थे और घटित हो रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर की स्थिति है। ऐसे ही सील भंग के मामले में उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। इसका मतलब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध इस मामले में घटित हुए हैं। इसी प्रकार से दहेज मृत्यु से जुड़े हुए मामलों में भी उत्तर प्रदेश का जो देश के अंदर स्थान है वह मैंने आपके सामने पहले ही इसके बारे में इन बातों को आपके सामने रखा है। और इसी प्रकार से अन्य मामलों में भी जो प्रदेश के अंदर कार्रवाई की गई है, इसमें जो हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की है कि इस प्रकार के गतिविधियों को रोकने के लिए अगर आप देखेंगे शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 16 की तुलना में 24 में 4.45% हमने अधिक कार्रवाई की है। एनडीपीएस में 14.98% अधिक कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 57.95% की अधिक कार्रवाई की है। गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 70.69% अधिक कार्रवाई की है, और गैंगस्टर के अंतर्गत 15.81% की कार्रवाई यहां पर हम लोगों ने अधिक की है। और इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए, जो किए गए हैं, वह आपके सामने है। कल अन्य मुद्दों के बारे में यहां मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद ने यहां पर कुछ बात कही थी, और उन्होंने एक जायज प्रश्न किया था। आप लोग अपराध कहते हैं, और जो आपने इस बारे में कहा भी कि जब मुख्यमंत्री जी खड़े होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ेंगे। देखिए, यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं, और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है,
खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर 91, इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो लोकतंत्र सेनानी हैं, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, आपकी सहजता सरलता का भी सम्मान करता हूं और हमेशा आपको सम्मान भी देता रहा हूं, इसलिए भी क्योंकि इस माननीय सदन के देश के सबसे बड़ी विधानसभा के स्पीकर के रूप में एक शानदार काम आपने किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबे समय में संघर्षशील जीवन, एक सामान्य परिवार से उभर करके आप आगे बढ़े और इसलिए कभी कभी सही बात बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। लेकिन आपने लोकतंत्र सेनानी कहा अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे, क्या करते रहे। आप लोग तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं साहब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता है तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। तो बोलता है, उसको भी डांटता है, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी
दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां? कौन खा गया? खाने वाले लोग कौन हैं 1 लाख का? दूसरा संविधान का गला घोंटने वाले लोग कौन थे? और कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे। मोदी जी तो 10 वर्षों से हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए, जहां उन्होंने अपने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, इंग्लैंड की उस मकान को खरीद करके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और उसके लिए इंडिया हाउस के रूप में उसे स्थापित करके इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक इंग्लैंड में भी बनवाया और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। ये मोदी जी के कारण हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के अंदर जिस मकान में रह के किया था, उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म यानी दीक्षा जहां नागपुर में जिस स्थल पर ली थी, उसे भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि मुंबई को भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मोदी जी को आप यहां पे मोदी जी के बारे में गलत सूचनाएं देते रहे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस आज जनता को गुमराह करने में सफल हो गई है। वही पंचतंत्र की कथा मुझे याद आ गई। आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण, मैंने तो आपके सामने एक झलक प्रस्तुत की। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंदर बोल देना, पढ़िए, आप उसके बाद बोले। हाँ, अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कभी फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा, उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन
ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या पाते हैं आप लोग, बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया, अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं, और वह ये मैं फिर भी आपसे आप लोगों से कहूंगा, आपसे नहीं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, पूरे मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि पांडे जी जैसे लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी लगभग अपने ढलान की तरफ है और मुझे लगता है उन्हें हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी योजना बनाते हैं यह धरती पर पांव रख करके बनाते हैं, व्यवहारिक जगत का। मैं आपकी बात को इसलिए सुन रहा था, मैंने एक दो बार आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जमीन पर रह करके सारी बातों को यहां व्यवहारिक स्तर पर बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक पांव, जो अटल जी ने कहा था, एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने अपने बातों को यहां पे रखा, माननीय सदन में हमारे दलीय नेताओं ने अपनी बातों को यहां पे रखा। मैं उन सबके प्रति आभारी हूं, माननीय सदन का भी आभारी हूं।